क्या आप जानते हैं कि बरे-सगीर पाक व हिंद पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों, सुल्तानों, राजों, महाराजों और नवाबों की औलाद में आज कौन किस हालत में है? अगर नहीं तो यही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। 3 सदियों तक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज करने वाले मुगल बादशाहों का अंजाम देखकर कलेजा मुंह को आता है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किस बेसरो समानी में इस दुनिया से गए, इसका अंदाजा आप इस शेर से लगा सकते हैं कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। ख्वाजा हसन निजामी अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि अंग्रेजों ने मुगल अंपायर के आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफर को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर रखा था। उनके 18 बेटों को बेदर्दी से मार डाला गया और उन 18 में से 3 के सर काटकर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटका दिए गए। बताया जाता है कि बहादुर शाह जफर के सिर्फ 2 बेटे मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास जिंदा बचे, लेकिन उन्हें भी इस शर्त पर छोड़ा गया था कि वो कभी इंडिया नहीं आएंगे और सारी जिंदगी रंगून में गुजार देंगे। उनकी औलाद आज भी रंगून के स्लम्स और बदबूदार कच्ची आबादियों में रहने पर मजबूर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहादुर शाह जफर का एक पोता हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में आकर रहने लगा और यहाँ इसका इकलौता बेटा हुआ जिसका नाम मिर्जा बेदार बख्त था। कई सालों तक अपनी पहचान छुपाने वाले बेदार बख्त ने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान सरकार को बताया कि वो बहादुर शाह जफर का परपोता है, तो फिर जाकर उसे कुछ पेंशन मिलने लगी। बताया जाता है कि आज भी उसकी औलाद कलकत्ता के एक छोटे से 2 कमरे के मकान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अंग्रेजों के सामने सर ना झुकाने वाले मर्द कलंदर टीपू सुल्तान की तारीख हमारे सामने है। टाइगर ऑफ मैसूर सुल्तान टीपू सुल्तान 80,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई सल्तनत खुदादाद मैसूर के सुल्तान थे। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की फौज में 90,000 तरबियत याफ्ता फौजी थे। उन्हें अंग्रेजों से इस कदर नफरत थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ नमक इस्तेमाल नहीं करते थे। मैसूर की तीसरी जंग में मराठे और निजाम ऑफ हैदराबाद ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों की चालों और अपनों की गद्दारी और बेवफाई की वजह से टीपू को 3 करोड़ रुपए तावान देना पड़ा और टीपू सुल्तान ने अपने 2 शहजादे अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को बतौर जमानत अंग्रेजों की तहवील में दे दिया। लेकिन फिर 1799 में होने वाली जंग में अपने ही वजीरों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस मौके पर एक फ्रांसीसी ऑफिसर ने टीपू को भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया। तब टीपू सुल्तान ने पलटकर ये तारीखी जुमला दोहराया, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। फिर 48 साल के टीपू सुल्तान दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान के टोटल 12 साहबजादे थे जिन्हें कलकत्ता मुंतकिल किया गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान की बड़ी बेटी फातिमा बेगम के जेवरात अपने कब्जे में लिए तो ये जेवरात 6 बैलगाड़ियों पर लोड किए गए और फिर उन्हें समंदर के रास्ते फोर्ट विलियम कलकत्ता लाया गया। टीपू सुल्तान की औलाद आज भी कलकत्ता शहर में गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। कोई साइकिल रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है और कोई नाई बन गया। ताहम लोगों का मानना है कि आज़ादी के मौके पर टीपू सुल्तान की औलाद में से चंद अफराद मशरकी और मगरबी पाकिस्तान चले गए थे। वो आज भी बांग्लादेश पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन इनकी कोई रॉयल आइडेंटिटी नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनका बड़ा बेटा खड़क सिंह हुक्मरान बना, लेकिन उसे अगले चंद महीनों में जहर देकर मार दिया गया। खड़क सिंह के बाद उसका इकलौता बेटा नौनिहाल सिंह पंजाब के तख्त पर बरजमान हुआ। अगले ही बरस 19 साल के नौनिहाल सिंह को भी मार डाला गया और नौनिहाल के बाद उसका चचा महाराजा शेर सिंह को भी मार डाला गया। शेर सिंह के बाद महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह सिर्फ 5 साल की उम्र में महाराजा बने, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने रेत की दीवार साबित हुए। बताया जाता है कि दलीप सिंह ने सिख मजहब छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी। उसकी औलाद आज बरतानिया में रहती है। आपने शायर मशरिक इलामा इकबाल का ये शेर तो जरूर सुना होगा, जाफर अज बंगालो सादिक अज दक्कन, नंगे आदम नंगे दी
नंगे वतन। 1747 की जंग प्लासी में अंग्रेजों से मिलकर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले मीर जाफर को हमारी हिस्ट्री में एक विलन समझा जाता है। मीर जाफर की कब्र भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में वाक़ है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पहले सदर पाकिस्तान मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा मीर जाफर के परपोते थे। इस्कंदर मिर्जा के जिंदा बच जाने वाले इकलौते बेटे हुमायूं मिर्जा ने फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान के नाम से एक किताब भी लिखी। मीर जाफर के खानदान के बेशतर अफराद आज भी भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में रहते हैं। आज़ादी के मौके पर हैदराबाद दक्कन की तरह रियासत बहावलपुर के नवाब साहब भी मुसलमान थे। ममलिकत खुदादाद सल्तनत अब्बासिया के हुक्मरान सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का एक वाक़या बहुत मशहूर है। सऊदी अरब की सरजमीन पर पहली गाड़ी नवाब और बहावलपुर लेकर गए, जो वापसी पर सऊदी फरमारवा को तोहफे में दे दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल चाहते थे कि आज़ादी के बाद बहावलपुर स्टेट हिंदुस्तान में शामिल हो जाए और नवाब साहब को तरह तरह के लालच भी दिए जाते रहे, लेकिन नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने सिर्फ इतना जवाब दिया, भारत मेरे घर के पीछे है और पाकिस्तान सामने। अच्छा इंसान हमेशा सामने का रास्ता अख्तियार करता है। और फिर नवाब ऑफ बहावलपुर ने 5 अक्टूबर 1947 को अपनी रियासत को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया। नवाब साहब की औलाद इस वक्त पाकिस्तान में रहती है। उनके एक बेटे नवाब अब्बास खान अब्बासी गवर्नर पंजाब और फिर जनरल ज़िया के दौर में वफाकी वजीर बनाए गए। दूसरे बेटे सईद अल रशीद अब्बासी भी वफाकी वजीर रहे। आज भी नवाब बहावलपुर की औलाद पाकिस्तान में सियासत करती नजर आती है। नवाब साहब के पोते नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी एमएनए बनते रहे हैं। मुसलमानाने बर सगीर के मोहसिन सर सैयद अहमद खान की अहलिया का नाम पारसा बेगम था। उनके बच्चों में एक बेटी अजीजुल निसा और 2 बेटे सैयद हामिद हसन और सैयद महमूद थे। सैयद हामिद का कोई बेटा नहीं था। सैयद महमूद के इकलौते बेटे का नाम सैयद रास मसूद था, जो पाकिस्तान तंबाकू कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। सर सैयद अहमद खान के पोते सैयद रास मसूद की औलाद आज भी पाकिस्तान में मुकीम है। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 3 शादियां की। पहली बीवी से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए, जिनके नाम आफताब इकबाल और मेराज बीबी थे। अल्लामा इकबाल की दूसरी अहलिया सरदार बेगम के बतन से जावेद इकबाल और मुनीरा बानो पैदा हुए। अल्लामा इकबाल की वफात के वक्त मुनीरा 8-9 बरस की थी। अल्लामा के फर्जंद जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर जावेद इकबाल एक सियासी और समाजी शख्सियत थे, जिन्होंने 1970 में लाहौर के हलके में भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था। जावेद इकबाल के बेटों में वलीद इकबाल मशहूर वकील और लम्स के प्रोफेसर हैं। वलीद इकबाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, जबकि वलीद के भाई मुनीब इकबाल अदबी और समाजी शख्सियत है। अल्लामा इकबाल की सबसे छोटी बेटी मुनीरा बानो लाहौर के साबिक मेयर मियां अमीरुद्दीन की बहू बनी। अल्लामा इकबाल के दामाद मियां सलाहुद्दीन सियासतदान थे। अल्लामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं। वो माजी में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA भी इलेक्ट हो चुके हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी शादी 19 अप्रैल 1918 हिंदुस्तान के बिजनेस टाइकॉन सर दिनशा पैटर्ट की लाडली बेटी रतन बाई से हुई, तो उस वक्त वो 42 साल के थे। कायद-ए-आज़म की एक ही बेटी पैदा हुई, जिनका नाम दीना जिन्ना था। दीना जिन्ना ने अपने ननियाल के आशीर्वाद से नवेला वाडिया नाम के एक पारसी लड़के से शादी की। उनके इकलौते बेटे का नाम नौस्ती वाडिया है, जो आज भी इंडिया में रहते हैं। 1948 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हुई, तो उस वक्त दीना वाडिया पाकिस्तान आई और उन्होंने कायद-ए-आज़म की तजहीज़ व तदफीन में शिरकत की। दीना वाडिया आखिरी मर्तबा 2004 में पाकिस्तान आई, तो वो फ्लैग स्टाफ हाउस और गवर्नर जनरल हाउस कराची में भी गई। वो ये तमाम अशिया देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। वो बार बार इन अशिया को छूती थी और स्टाफ को उनकी बैकग्राउंड बताती थी। वो हर एक चीज को छूकर माय फादर भी कहती थी और आंखों से आंसू पूछती थी। 14 अगस्त 1947 का रोज पाकिस्तान बना, तो कायद-ए-आज़म के खानदान के कई लोग भी बॉम्बे से हमेशा के लिए कराची आ गए। बानी पाकिस्तान के करीबी रिश्तेदार इस वक्त भी शहर कराची में रहते हैं और वो इंतहाई गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म के सगे ताया का नाम नत्थू पूंजा था। नत्थू पूंजा के बेटे और कायद-ए-आज़म के तायाजाद
جان محمد کے نواسے اسلم جناح کو آپ نے اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھا ہوگا۔ گزشتہ برس 22 جون کے روز اسلم جناح 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے، جبکہ اسلم جناح کی اکلوتی بہن خورشید بیگم کا 2018 میں انتقال ہوا تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کرنال کے نوابی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ 16 اکتوبر 1951 کے روز جب دن دہاڑے لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تو ان کے بچے ابھی کم سن تھے۔ لیاقت علی خان کے بڑے بیٹے اشرف لیاقت کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے تک سیاست بھی کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے اظہر خان کی تحریک استقلال کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، جس میں وہ شکست کھا گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی اکبر لیاقت علی خان 1977 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے نشان سے کراچی میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، لیکن انہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں دونوں بھائی سیاست سے طائب ہو گئے۔ اشرف لیاقت جولائی 2014 میں وفات پا گئے، جبکہ اکبر لیاقت علی خان 22 دسمبر 2022 میں چل بسے۔ یاد رہے کہ مشہور میوزک کمپوزر اور سنگر عباس علی خان نواب زادہ لیاقت علی خان کے پڑپوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنے قیمتی رائے دیں، اس ویڈیو کو اپنے لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔